हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाडिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसके अंदर हम आज जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज समविभव पृष्ठ। ठीक है, विभव के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था, द्विध्रुव के कारण विभव हमने देख लिया था, और हमने जो अचालक गोला, ठोस गोला, यानी ठोस में चालक और अचालक, और खोखले में भी दोनों हमने जो है देख लिए थे। उनके कारण उनके अंदर विभिन्न लोकेशंस पर हमने जो है अलग अलग लोकेशंस पर हमने विभव जो है वो निकालना सीख लिया था। आज हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। देखिए, समविभव पृष्ठ यानी कि एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा पृष्ठ समविभव, यानी कि जहां पर विभव क्या रहे, समान रहे। तो ऐसा कोई पृष्ठ जिस पर कोई भी अगर हम बिंदु ले लें, कोई भी 2 बिंदु ले लें, ठीक है, कोई भी 3 बिंदु ले लें, यानी प्रत्येक बिंदु पर, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का जो मान है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा, तो उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू जो होती है वो समान रहती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक क्यों लिया है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इस पर मान लीजिए जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए हमने एक पृष्ठ लिया है, ये, ठीक है, ये पृष्ठ लिया, और एक हमने दूसरा पृष्ठ लिया, ये हमने 2 सकेंद्रीय जो है गोले लिए हैं इस बिंदु पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, यानी कि इसको घेरे हुए, ठीक है, इसको केंद्र मान करके। अब देखिए, ये जो हमारा सरफेस 1 है और ये जो हमारा सरफेस 2 है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट चार्ज जो होता है, मान लीजिए ये प्लस है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इस टाइप से निकलेंगी बाहर, ठीक है, इस टाइप से निकलती हैं, ठीक है, ऐसा हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से एक गोला ले रहे हैं और दूसरा गोला इस तरह से ले रहे हैं, 2 सकेंद्रीय गोले हम ले रहे हैं, ठीक है, जो इस पॉइंट चार्ज को घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इसके लिए समविभव पृष्ठ। अब मान लीजिए हम कोई भी 2 बिंदु कंसीडर करते हैं, सरफेस 1 जो है वो समविभव है, ठीक है, इसका मतलब है सरफेस 1 पर हम कोई भी 2 बिंदु ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम एक कोई Q0 आवेश है, ठीक है, इसे इस बिंदु पर यानी नंबर 1 से नंबर 2 लोकेशन तक हम इसको मूव कराते हैं, यानी अगर हमने मान लीजिए डेल्टा आर इसको मूव कराया, डेल्टा आर डिस्टेंस हमने इसको ट्रेवल कराई, फिर भी हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव कैसा है, समान है, क्योंकि हमें पता है कि विभवांतर क्या होता है, सिंपल सी बात है, विभवांतर डेल्टा वी क्या होता है, ठीक है, डेल्टा वी होता है W एक्सटर्नल बटे में Q0, ठीक है, यानी कि जो विभव होता है हमारा वो क्या होता है, W एक्सटर्नल बटे में Q0। तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विभव कैसा है हमारा, विभव जो है वो कैसा है, विभव में अंतर 0 है, विभव में अंतर 0 है, यानी कि अगर हम V1 माइनस V2 करें तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो विभव है V1 बराबर है किसके, V2 के, यानी कि पॉइंट नंबर 1 पर और पॉइंट नंबर 2 पर दोनों पर विभव कैसा है, बिल्कुल कैसा है, बराबर है, इसलिए दोनों के मध्य जो विभवांतर रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स डिफाइन करते हैं और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और यहाँ पर दे दिया मैंने पॉइंट नंबर 4, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया मैंने पॉइंट नंबर 5। अब देखिए, सरफेस 1 अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है और सरफेस 2 भी अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन फ्रॉम 2 to 4, वर्क डन हमने किया है 2 से 5, वर्क डन फ्रॉम 4 to 5 एंड वर्क डन फ्रॉम जो है अगर हम ले 1 to 5, ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पर गए हैं तो बताइए जल्दी से कि क्या वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन जो पॉइंट नंबर 1 है और जो पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, दोनों एक ही पृष्ठ पर है, यानी कि दोनों समविभव पृष्ठ पर है, तो दोनों के बीच में डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 2 से 4 पर जाना है। अब देखिए, 2 सरफेस नंबर 1 पर है और पॉइंट नंबर 4 जो है वो सरफेस नंबर 2 पर है, तो एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाना है, फिर तो कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक सरफेस में ऐसे सभी पॉइंट्स हैं जिनका विभव आपस में समान है, लेकिन दूसरा जो आपस में समान है, लेकिन इन दोनों का तो समान नहीं है ना, सरफेस 1 का सरफेस 2 के समान नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 से 4 में जाएंगे तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप से 2 से 5 में जाएंगे तो भी 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग सरफेस में है। 4 से 5 जाएंगे, अब देखिए 4 से 5 तो ये तो सरफेस 2 में ही है, ठीक है, सरफेस 2 में ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसी टाइप से पॉइंट नंबर 1 से 5 जाएंगे तो दोनों अलग अलग सरफेस हो गई, तो ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समविभव पृष्ठ अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, और कुछ बातें देख लेते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पर देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है, तो उसी टाइप से
उसी टाइप से हमें ये भी देखना है कि जो हमारे समविभव पृष्ठ होते हैं, जो हमारे समविभव पृष्ठ होते हैं वो भी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ और समझनी होगी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है ना, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो हमेशा इस समविभव पृष्ठ के लंबवत निकलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ठीक है। और ये जो पृष्ठ है, ठीक है, इसकी अगर स्पर्श रेखा खींचे तो देखिए इसके लंबवत है, ठीक है, इसके लंबवत है। यहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा यहाँ से कोई भी मान लीजिए इस तरह से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री पर निकल रही होगी, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो भी वो 90 डिग्री पर निकल रही है। तो यहाँ से हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा ई वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो समविभव सरफेस होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं, ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब मान लीजिए कोई दो सरफेस लेते हैं, मान लीजिए एक सरफेस हमने इस टाइप से ले लिया, ठीक है, एक सरफेस हमने इस टाइप से ले लिया और दूसरा समविभव पृष्ठ हम मान लीजिए इस टाइप से ले लेते हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब दोनों के लिए अगर हम देखें, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर देखें तो इसके लंबवत यानी कि बाहर की तरफ, ये मान लीजिए इस तरह से हमने एक सरफेस रखा है, ठीक है, इस तरह से ये वाला जो सरफेस है वो हमने इस तरह से रखा है, ठीक है, इस तरह से रखा है। तो इसके लिए इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र जो की डायरेक्शन है वो उस तरफ होगी, ठीक है। ऐसे हमने सरफेस रखा तो उस तरफ, ठीक है, जैसे ऐसे हमने सरफेस रखा तो उसके सामने यानी कि लंबवत उस तरफ हमारी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर ऐसे हमने सरफेस रखा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की रेखा मतलब डायरेक्शन कैसे हो सकती है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं एक बिंदु पर। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। और दूसरी बात हमने देखी कि जो सरफेस होता है समविभव पृष्ठ की जो सरफेस होती है वहाँ से हमेशा लंबवत निकलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ये दो बिंदु आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। और समविभव पृष्ठ दो अगर कोई पॉइंट से एक ही समविभव पृष्ठ पर, तो उनमें आपस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई भी वर्क डन हमें करना नहीं पड़ता है, ठीक है। और भी समझ सकते हैं आप, जैसे अगर हम इस लंबवत वाले कॉन्सेप्ट को डिराइव करें, जैसे मान लीजिए हमने जो है अभी पिछले वीडियो लेक्चर में एक रिलेशन देखा था कि डेल्टा वी जो होता है वो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, ठीक है। ये हमने वहाँ पर रिलेशन देखा था, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, ठीक है, तो हम लगाएंगे डी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, यानी कि यहाँ से हम ये वाला रिलेशन प्रूफ करें कि ई वेक्टर की दिशा हमेशा सरफेस के लंबवत होती है, ठीक है। ये वाला रिलेशन हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, एक ही समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें जाना है, दूसरे बिंदु तक जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और हमें मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु को यहाँ पर लेकर के आना है, यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए इसे डेल्टा आर मूव कराया, कितना मूव कराया, डेल्टा आर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में डेल्टा आर मूव कराया और ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ई और डी आर में कितना एंगल होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी हमारा जीरो होना चाहिए क्योंकि एक ही सरफेस से आ रहे हैं। अब ये जीरो होगा, ई जीरो हो नहीं सकता, ई जो है वो जीरो नहीं हो सकता, डी आर भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। तो डेफिनेटली इस पूरी टर्म को जीरो बनाने के लिए कॉस थीटा जीरो होना पड़ेगा, और कॉस थीटा जब थीटा 90 डिग्री हो तभी जीरो होता है। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि ई और डी आर एक ही समविभव में चले, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चले, तो ई वेक्टर और डी आर के बीच में हमेशा कौन सा एंगल रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है। यानी कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है वो हमेशा उसके लंबवत होगी। ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में होपफुली हमने लगभग सारी बातें जान ली हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि मान लीजिए विभव जो होता है वो किया गया कार्य होता है, ठीक है। एक बिंदु पर किसी पॉइंट चार्ज को ला करके रखने में या कोई भी सिस्टम के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चार्ज था और इस चार्ज के विद रिस्पेक्ट हम दूसरा चार्ज जो है वो यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, उसको हम अनंत से ला रहे हैं तो विभव होगा, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा रहे हैं तो विभवांतर होगा, ठीक है। दोनों में हमने क्या किया है, कार्य किया है, ठीक है। विभव और विभवांतर को हम डब्ल्यू एक्सटर्नल से डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। कार्य किया है तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा होगी। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था जब हमने विभव को समझा था कि हमने मोटर लगा करके पानी को छत की टंकी पर चढ़ा दिया, यानी कि हमने उसमें कार्य करके उसमें जो है यानी कि उसकी स्थिति के कारण उसकी स्थिति चेंज कर दी, दैट मीन्स उसके अंदर एक ऊर्जा आ गई, उससे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है।
जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमने जो कार्य करके छोड़ा है अब वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो गई, संचित हो गई उसके अंदर। तो वैसे ही अगर हम चार्ज के लोकेशंस को चेंज करके कार्य कर रहे हैं, दैट मीन्स चार्ज के अंदर वो जो हमने कार्य किया है वो उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो चुकी है। ठीक है, अब चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो वर्क डन के कारण आती है, यानी एक आवेश को हम किसी लोकेशन पर लेकर के आ रहे हैं तो हमने जो कार्य किया है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर संचित हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कभी भी एकल चार्ज के लिए नहीं होता है। ठीक है, एकल आवेश के लिए वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा एकल आवेश के लिए कभी भी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा जो है एकल आवेश यानी कि दो आवेशों के लिए, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित होगी। ठीक है, आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित होगी। ठीक है, आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित होगी, एकल आवेश के लिए कभी भी जो है ये परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, समझते हैं इसको क्यों। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एकल आवेश का मतलब यहाँ पर क्या है वो चीज़ देखिए, यानी कि हमें एकल आवेश के लिए क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, अगर कार्य करेंगे तो ही स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा एकल आवेश के लिए तो स्थितिज ऊर्जा कैसे आएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई आवेश था। ठीक है, क्यों, उसको हम अनंत से हमारे यहाँ पर एक बिंदु है ए, उस पर हम इस आवेश को लेकर के आए हैं। ठीक है, अनंत से इस बिंदु से यहाँ पर हम उस आवेश को लेकर के आए हैं। सिंपल सी बात देखिए, पहले यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर यानी कि इस सरफेस के अंदर यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इस एरिया में कोई भी दूसरा चार्ज नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी से हम सिर्फ इस क्यू चार्ज को वहां से इस ए बिंदु पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमें कोई भी बाह्य कार्य करना पड़ेगा? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, अब हम कोई दूसरा अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर लेकर के आए, चार्ज पार्टिकल, तब हमें कार्य करना पड़ेगा उस पर इसके विरुद्ध। ठीक है, इसके विरुद्ध, क्योंकि हमने देखा था कि जो W एक्सटर्नल होता है वो माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर पहले कोई आवेश मौजूद ही नहीं है, तो इस ए को लाने में हमें कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एकल आवेश के लिए कभी भी स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ, अब देखिए सेकंड केस में, अब मान लीजिए हमने इसको ए पर ला करके रख दिया है, अब हम कोई दूसरा चार्ज है उसको इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु, मान लीजिए इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है और मान लीजिए ये b बिंदु है। अब यहाँ पर हम कोई दूसरा जो आवेश लेकर के आ रहे हैं तब हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा इसके कारण। ठीक है, इसके कारण, और वो किसके बराबर होगा, जो हम कार्य करेंगे वो इसके कारण उस पर जितना W इलेक्ट्रिक लग रहा है उसका माइनस में, यानी कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है वो नहीं आनी चाहिए, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो वेरी स्लोली मूव करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, मान लीजिए यहाँ पर हम आवेशों का एक निकाय ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, पहले मान लीजिए ये R1 डिस्टेंस पर थे, मान लीजिए हमने इनमें कोई भी चेंज किया, हमें नहीं पता ये R1, अब Q2 अगर अनंत पर है तो भी कंसिडर करते हैं कि इन दोनों के बीच पहले R1 डिस्टेंस थी, उसके बाद हमने इसके अंदर क्या चेंज किया, उसके अंदर हमने देखा कि मान लीजिए ये जो है फाइनल में ये इनके बीच में R2 दूरी हो चुकी है। ठीक है, R2 दूरी हो चुकी है, यानी ये प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, और उसके बाद अंतिम स्थिति में दोनों आवेशों के अंदर हमने जो भी छेड़छाड़ की है उसके कारण पहले ये R1 डिस्टेंस पर था और अब ये R2 डिस्टेंस पर आ चुकी है। अब हमें देखनी है इनकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि सिंपल सी बात है, लोकेशन में चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसकी स्थिति, इसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा थी, अब परिवर्तित हो गई, स्थितिज ऊर्जा कुछ और हो चुकी है। ठीक है, किसके बराबर होगी, यानी दोनों केसेस में जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आया पहले इसमें थी और वहां पर जाने में कितना परिवर्तन आ गया वो उसके बराबर होगी जितना हमने इस पर वर्क डन किया है। ठीक है, और ये एक्चुअल में संरक्षी बलों के कारण होता है। संरक्षी बल जो होते हैं वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, वो कभी भी जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर संरक्षी बल कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक बल लग रहा है, यानी कि माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक के बराबर होगी। ठीक है, डेल्टा U। अब हमें पता है कि W एक्सटर्नल बराबर है माइनस ऑफ
W इलेक्ट्रिक, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो डेल्टा U बराबर आ जाएगा प्लस ऑफ W एक्सटर्नल, ठीक है। और W एक्सटर्नल हम निकालेंगे विभव के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, विभव के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे क्योंकि विभव हमें पता है। चलिए देखिए, हमने यहाँ पर डिफाइन करना है कि जो विभव होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, W एक्सटर्नल बटे में Q नॉट, ठीक है। तो इस टर्म से हमें विभव पता होगा और वहाँ से हम Q नॉट से मल्टीप्लाई करके और W एक्सटर्नल निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे, वही होगा जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। जब भी हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे आवेशों के निकाय के लिए, चाहे वो 2 आवेशों के लिए हो चाहे वो 3 आवेशों के लिए हो, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो W एक्सटर्नल के बराबर होगा, ठीक है। इसकी ऊर्जा में जितना परिवर्तन आया, वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, जितना हमने कार्य उस पर किया है वही अब उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, यानी कि दैट मीन्स इससे इसमें जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आया है वो बराबर होगा जो हमने वर्क डन एक्सटर्नल फॉर्म में उस पर किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं 2 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आवेशों के निकाय के कारण या फिर 2 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या 2 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, यानी कि सिंपल सी बात है कि हमने 2 आवेशों का एक निकाय बनाया है तो उसमें जितना कार्य किया है वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो है उसके रूप में संचित हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब है कि निकाय को बनाने में किया गया कार्य, निकाय को बनाने में किया गया कार्य, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि इन दोनों को यहाँ पर हम लोकेशन नंबर ए पर और लोकेशन नंबर बी पर सिचुएटेड कराने में हमें जितना कार्य किया गया है हमारे द्वारा वही हो जाएगा इसके अंदर संचित ऊर्जा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में मानते हैं कि Q1 और Q2 हमारे दोनों जो है वो अनंत पर पड़े, अनंत पर है। दैट मीन्स हमारे सिस्टम की स्टार्टिंग जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, U0, यानी कि U इनिशियल जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद हमने Q1 को A बिंदु पर और Q2 को हमने B बिंदु पर सिचुएटेड करवा दिया, तो इस केस में हमारी जो U फाइनल है वो हमें निकालनी है, यानी कि जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो नेट वर्क डन है वो यानी कि जो हमारी दोनों में ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो किसके बराबर होगा, उस वर्क डन के बराबर होगा। और वो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा कि सबसे पहले हमें वर्क डन एक्सटर्नल देखना है कि जब हम Q1 को कहाँ पर लेकर के जाएं, Q1 के लिए जब Q1 को हम कहाँ पर लेकर के जाएं, इन्फिनिटी से पॉइंट A तक, और प्लस में वर्क डन एक्सटर्नल हमें देखना है जब हम Q2 को कहाँ पर लेकर के जाएं, इन्फिनिटी से B तक, यानी कि 2 स्टेप्स हमें करने हैं। W एक्सटर्नल Q1 के कारण जब हम Q1 जो है हमें देखना है, Q1 को हमें लाना है इन्फिनिटी से A तक, और उसके सेकंड केस में हमें Q2 को इन्फिनिटी से B तक लेकर के जाना है, ठीक है। आप पहले Q1 को लाएं या Q2 को लाएं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये बिंदु A था, ठीक है, और इन्फिनिटी से कहीं दूर, इन्फिनिटी से हम जो है इस Q1 को यहाँ पर इस पॉइंट पर ला रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ Q1 को ला रहे हैं, तो उस पर कोई भी हमें W एक्सटर्नल लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर Q1 को ले आए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कोई भी कार्य करना ही नहीं पड़ रहा है किसी के विरुद्ध, तो सिंपल सी बात है ये अपने आप आ जाएगा आराम से, ठीक है। यानी कि Q1 पर हमें कोई भी कार्य W एक्सटर्नल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये तो हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेप वन जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब हम A बिंदु पर ला रहे हैं किसको, Q1 को, तो इस केस में हमारा W Q1 पर कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू A जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस में अब हमारा A बिंदु पर जो है Q1 चार्ज आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है स्टेप सेकंड में क्या करना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, A बिंदु पर पड़ा है हमारा Q1 आवेश, और हमें इससे स्मॉलर दूरी पर बिंदु B है जिस पर हमें इन्फिनिटी से दूसरा जो चार्ज है Q2 उसे क्या करना है, लेकर के आना है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए अब हम क्या देखेंगे, इस A बिंदु पर रखा जो Q1 आवेश है इसके कारण इस B बिंदु पर यानी इससे स्मॉलर दूरी पर जो विभव होगा वो उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। यानी कि वही हो जाएगा इसके द्वारा लाए गए जो है, इस पर देखेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए W एक्सटर्नल हमें निकालना है Q2 के लिए इन्फिनिटी से B लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि बिंदु बी पर जो है ए के कारण या बी ए के कारण जो है विभव क्या होगा, विभवांतर क्या होगा या विभव क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर डेल्टा वी इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी यानी कि इन्फिनिटी से हमें कहाँ पर लाना है, इन्फिनिटी से बी बिंदु तक लेकर के आना है। तो ये डेल्टा वी, इसका मतलब क्या होगा कि बी माइनस वी अनंत। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, W एक्सटर्नल लगाया जा रहा है किस पर, Q2 पर। ठीक है, Q2 पर कहाँ से कहाँ तक, इसको ला रहे हैं हम इन्फिनिटी से B तक, और बटे में Q2 चार्ज। ठीक है, बटे में क्या होता है, Q2 चार्ज। ठीक है, यही परिभाषा होती है विभव की सिंपली। ठीक है, अब देखिए VB हो जाएगा माइनस अनंत पर हमें पता है कि विभव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हम यहाँ पर 0 करेंगे, बराबर यहाँ हो जाएगा W एक्सटर्नल किसके कारण, यानी Q2 जो है कहाँ पर आ रहा है, अनंत से B तक बटे में Q2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए सिंपल सी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो गया तो VB सिंपली बराबर आ जाएगा किसके, या फिर हम एक काम करते हैं, Q2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो VB इंटू Q2 बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल ऑन Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। ठीक है, ये चीज़ जो हमें निकालनी थी ये हमने निकाल ली है। अब हम VB की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, VB इस बिंदु पर यानी पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर जो विभव होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विभव होगा उसकी वैल्यू, ये चीज़ हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये जो होता है यानी कि जो VB होगा A के कारण B पर जो विभव होगा वो कितना होता है, Q1 बटे में R, अगर वो स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे, ये वाली वैल्यू जब हम इस VB में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार चेक कर लूँ कि फ्रेम के अंदर है ना। ठीक है, चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये वाली वैल्यू उसके अंदर रखी तो W एक्सटर्नल Q2 पर इन्फिनिटी टू B, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए सिंपल सी बात, VB की वैल्यू क्या है, Q1 बटे में R और इनटू में क्या है, Q2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा W एक्सटर्नल Q2 पर इन्फिनिटी टू B। तो ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, किसके लिए हमने यहाँ से जो है कंप्लीट जो किया वो यहाँ से हमारी पास वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, सॉरी, अब हम इसको मिटा देते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए ये वाली हमारी वैल्यू आ चुकी है, अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू हमारी 0 थी और ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है, तो हम रख देते हैं नेट जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 प्लस W एक्सटर्नल Q2 पर इन्फिनिटी टू B, ये आ गया Q1 Q2 बटे में R। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट नेट जो है W एक्सटर्नल। और हमने देखा था कि हमारा जो डेल्टा U जो है वही है हमारा किसके बराबर, W एक्सटर्नल के बराबर। ठीक है, अब डेल्टा U हम लगाएंगे तो डेल्टा U का मतलब क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U इनिशियल जो है हमारे पास पहले 0 था, तो ये हो जाएगा U फाइनल माइनस 0 बराबर हो जाएगा किसके, W के, यानी के Q1 Q2 बटे में स्मॉल r। ठीक है, यानी अगर इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तो U फाइनल, यानी फाइनल में जो हमारा U निकलेगा, यानी कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी वो एक्चुअल में क्या होगी, के Q1 Q2 बटे में R। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है। ठीक है, चलिए, तो हमने दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। अगर हम तीन आवेशों के निकाय की बात करें, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से हमारे पास, देखिए यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 आवेशों का निकाय होता है, यानी कि अब हमें इसके बाद हमें तीसरा जो है आवेश भी लेकर के आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते, प्लस में हो जाता W एक्सटर्नल Q3 इन्फिनिटी टू C। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये भी यहाँ पर Q2 आ चुका है। अब C बिंदु और है, तीसरा बिंदु है C, और इस पर हमें Q3 तीसरा आवेश भी लाना है। ठीक है, तीसरा आवेश भी लाना है, जो कि इससे मान लीजिए R1 है, ये R2 डिस्टेंस हो गई,
और ये मान लीजिए R3 डिस्टेंस हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये R1, R2 और R3 हो गई, ठीक है। तो इसके कारण अगर हमें लाना था तो वहाँ पर जो हमारा डेल्टा U होता, ठीक है, डेल्टा U जो होता वो होता यहाँ पर, देखिए मान लीजिए U जो है, U होता हमारे लिए K Q1 Q2 बटे में R1 प्लस K Q1 Q3, सॉरी यहाँ पर R3 होता, अगर हम ले Q1 और Q2 के बीच में R1 और उसके बाद अगर हम Q1 और Q3 के बीच में ले R2 और K Q2 और Q3 के बीच में हो जाता R3, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई कि अगर तीन आवेश होते तो हम क्या लेते, तीनों का दो का जो निकाय है वो लेते, यानी कि एक तो लेते हम A और B, ठीक है, दूसरी बार हम लेते B और C और एक बार हम लेते A और C, ठीक है। इन तीनों निकायों के कारण, अलग अलग तीनों निकायों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है उन तीनों का योग हो जाता है उनका नेट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप इसका डेरिवेशन कर भी सकते हैं सिंपली, यहाँ पर W एक्सटर्नल Q3 इन्फिनिटी टू C रख करके लेकर के आ सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है इसकी आई थी और ये वैल्यू 0 थी। आप थर्ड केस में भी कर सकते हैं कि W एक्सटर्नल Q3 को आप इन्फिनिटी से C लेकर के आए हैं, ठीक है, लेकर के आए हैं यहाँ पर, तो इस पर इसके कारण विभव और इसके कारण विभव यानी कि नेट जो है वर्क डन क्या होगा, इस चीज़ के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं वेरी इजीली। चलिए फिर देखते हैं अब हम विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में नोट करके रखी है, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है इस डेरिवेशन में काम में आने वाले हैं। सिंपल सी बात देखिए, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, ठीक है। हमने प्रीवियसली बहुत बार हमने देख लिया है, द्विध्रुव होता है हमारा जहाँ पर दो आवेशों को हम कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं, ठीक है। दो समान आवेश होते हैं यानी परिमाण में समान होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति जो है वो विपरीत होती है, यानी एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू दोनों को 12 डिस्टेंस पर हमने रख दिया है, ठीक है। तो इसके लिए जो द्विध्रुव होता है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसका जो मान होता है वो क्या होता है, क्यू, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लेते हैं और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ले लेते हैं। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। और इसके लिए हमने टॉर्क यानी कि जो बल आघूर्ण है वो भी हमने देखा था कि अगर हम किसी जो मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू, ठीक है, इस तरह से हमने द्विध्रुव को रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो प्लस क्यू पर इसी तरफ F बराबर क्यू ई लगेगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, F बराबर क्यू ई, ठीक है। यानी कि एक बल आघूर्ण काम करता है जो कि इसको घुमाने में काम में लाता है, यानी कि ये इसको विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ला करके सेट कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें कुछ थीटा विस्थापन वगैरह कराएंगे, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि टॉर्क क्या होता है, यानी ये जो बल आघूर्ण होता है ये इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है और बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी से हमने फर्स्ट चैप्टर में ये वाला रिलेशन प्रूव किया था, ठीक है। यानी कि पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं। और दूसरी चीज़, ये वाली चीज़ हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में प्रूफ की थी, एक डेरिवेशन हमने किया था वहाँ पर, ठीक है। क्या होता है टॉर्क, यानी कि टॉर्क जो होता है यानी जो बल आघूर्ण होता है वो PE साइन थीटा के बराबर होता है, यानी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने जो है इसी चैप्टर में प्रीवियस जो हमारा डेरिवेशन किया था स्थितिज ऊर्जा, वहाँ पर हमने देखा था कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो होता है -W संरक्षी बल, यानी कि वर्क डन जो है संरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसका नेगेटिव में होता है कौन, जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में कौन सा, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर पहले हमारा θ1 कोण पर था, ठीक है, पहले हमारा जो द्विध्रुव था वो θ1 कोण पर था, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने इसको इस डायरेक्शन में जो है थोड़ा सा एंगल से घुमा दिया, यानी कि थोड़ा सा घुमा दिया, और अब जो इसकी पोजीशन है देखिए ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी, ठीक है, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी मान लीजिए, और अंतिम स्थिति हमारी क्या है, देखिएगा यहाँ पर अंतिम स्थिति में हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं,
ठीक है, अंतिम स्थिति हमारी ये हो गई है। अब देखिए अंतिम स्थिति में हमने क्या किया है, पहले जो हमारा इस डायरेक्शन में था, यानी कि पहले जो हमारा θ1 कोण पर था, अब हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, मान लीजिए हमने dθ घुमा दिया, ठीक है। और अब जो हमारा जो इससे कोण बन गया है, ठीक है, अब जो बन गया है ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ये हमारा मान लीजिए θ2 कोण हो गया है। यानी कि हमने क्या किया, θ1 कोण से इसको θ2 कोण तक घुमा दिया, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा यूं जो है हमने घुमा दिया है, ठीक है। अब θ1 से θ2 करने में हमें जो कार्य करना पड़ा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि θ1 से θ2 घुमा दिया तो यहाँ पर कौन सा कार्य हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। यानी कि अब जो हमने इसको θ1 से θ2 पर लाकर रख दिया, इस पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो वही लगेगा जो किसके बराबर होगा, इस टॉर्क के बराबर होगा। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ओर एक बल आघूर्ण काम करता है यहाँ पर, यानी कि एक टॉर्क काम करता है, ठीक है। और टॉर्क के कारण, बल आघूर्ण के कारण, और जितना हमने dθ विस्थापन किया है, इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। कौन सा, वर्क डन बाय विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर हमारी गति स्थानांतरित गति होती है, ठीक है, सिंपली स्थानांतरित गति होती है, तो वर्क डन हमारा क्या निकलता है, बल इंटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन। यानी कि बल जो होता है, जो कार्य जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू dx, यानी कि छोटा सा अल्पांश के लिए किया गया कार्य, यानी छोटा सा कार्य क्या होगा, f इंटू dx। अगर हम छोटा सा अल्पांश ले विस्थापन का तो उसके बराबर, और अगर हमें नेट w निकालना होता है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। वही कॉन्सेप्ट देखिए, अगर यहाँ पर घूर्णन हो, ठीक है, अगर घूर्णन गति के लिए कॉन्सेप्ट देखें तो जहाँ पर बल है, देखिए 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा हुआ है कि जहाँ पर बल है वहाँ पर क्या आएगा, टॉर्क आएगा। और जो हमारा नॉर्मल विस्थापन है, रेखीय विस्थापन है, वो अब कौन सा हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा dθ। यानी कि यहाँ पर जो हमारा dw आएगा वो क्या आएगा, टॉर्क dθ के बराबर आएगा। और अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टॉर्क dθ, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये वाला हो जाएगा हमारा W इलेक्ट्रिक के बराबर, ठीक है। तो ये वाला W इलेक्ट्रिक हम निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे तो हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, W इलेक्ट्रिक जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन टॉर्क dθ cos थीटा, ठीक है। यानी कि dθ हमने विस्थापन कराया है, और टॉर्क हम देखेंगे कहाँ लग रहा है, और cos थीटा दोनों के बीच में एंगल भी देखेंगे। और हमें ये देखना है कि dθ, यानी कि dθ का हम कैसे कराएंगे, θ1 से θ2 लेकर के गए तो हम इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से लेकर के θ2 तक, ठीक है। अब हम dθ और टॉर्क के बीच में जो है इनका एंगल देखते हैं, यानी कि ये वाला थीटा जो है। अब देखिए dθ हमने जो घुमाया, देखिए हमने घुमाया उसे इस डायरेक्शन में, और टॉर्क कैसे लग रहा है, देखिए टॉर्क प्लस क्यू के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा है और माइनस क्यू के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी टॉर्क जो है वो इसके ऑपोजिट, यानी कि इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में सेट करने की कोशिश करेगा। इस प्लस क्यू को टॉर्क के कारण वो यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमने जो dθ विस्थापन किया है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा, थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। और cos 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ पर अगर हम रखें तो ये हो जाएगा θ1 से θ2 टॉर्क dθ, और आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, θ1 से θ2 और माइनस बाहर निकाले तो ये हो जाएगा टॉर्क dθ, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब टॉर्क की वैल्यू देखिए, टॉर्क की वैल्यू द्विध्रुव के लिए हमने ऑलरेडी निकाली हुई है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होती है, या फिर PE sin थीटा। तो हम यहाँ पर रख देंगे माइनस बाहर, θ1 से θ2 हमने जस्ट टॉर्क की वैल्यू रखनी है। टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी PE sin थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा dθ, ठीक है। सारी चीज़ें जो हम सीख करके आए हैं प्रीवियसली, वही चीज़ें मैंने सारी कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर नोट कर दी है, और वही हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ करते हुए चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर PE कांस्टेंट है, यहाँ पर सोल्व करते हैं। PE कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा -PE,
और इंटीग्रेशन करेंगे हम थीटा 1 से थीटा 2 तक किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस का पीई बाहर है और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और लिमिट्स रहेंगी थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब देखिए माइनस बाहर निकलेगा, माइनस बाहर, ये यहाँ भी माइनस पड़ा है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में पीई और यहाँ पर जब हम लिमिट्स रखेंगे तो देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि कॉस थीटा 2 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेल्टा यू, यानी कि यहाँ पर देखिए डब्ल्यू इलेक्ट्रिक आया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। यहाँ पर नोट करते हैं अभी अच्छे से कि हमारा जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है, ठीक है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक हमारा क्या आ चुका है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक हमारा आ चुका है पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये चीज़ हमारी आ चुकी है और हमें पता है कि डेल्टा यू क्या होता है, माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो जैसे ही हम रखेंगे तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो हम यहाँ पर एक एंगल को फिक्स मान लेते हैं। मान लीजिए हम थीटा वन को 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं कि पहले हमारा मान लीजिए यह विद्युत क्षेत्र के लंबवत पड़ा हुआ था। ठीक है, अब मान लीजिए हमने थीटा 1 को 90 डिग्री मान लिया, हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि थीटा बराबर 1 पर जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी 90 डिग्री पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, हम उसे मान लेते हैं कि ये वाली जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि जो हमारा थीटा 1 होगा वो डेफिनेटली किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी 90 से अब कितना घुमाया है वो चीज़ हम कंसीडर करते हैं, यानी थीटा 1 को हम फिक्स कर लेते हैं कितना, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप फटाफट से। ठीक है, फटाफट से इतना नोट कर लें, इसके बाद हम जो है आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या मान लिया, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हमारा जो यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं, देखिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल, देखिए यू फाइनल हमारा थीटा 2 पर था, यानी कि यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर होगा, अब देखिए माइनस पीई और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस, अब थीटा 1 के लिए देखिए, थीटा 1 के लिए हम 90 रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कंसीडर कर लिया कि यू थीटा 1 यानी कि यू थीटा 1 क्या होगा, यू 90 होगा, और यू 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कंसीडर किया है यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एज्यूम किया हमने, मान के चलते हैं कि यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से यू थीटा 2 जो है वो हमारे पास आएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है यू थीटा 2 यानी कि थीटा 2 पर लाने में जो किया गया कार्य है, यानी कि थीटा 2 पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमारी होगी माइनस पीई कॉस थीटा 2। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से पता चल गई। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि यू थीटा यानी कि किसी भी एंगल थीटा पर माइनस पीई कॉस थीटा होगा। ठीक है, लेकिन तभी जब हम ये एज्यूम करके चलें, ठीक है, ओनली इफ वी एज्यूम, ठीक है, यानी कि सिर्फ तभी होगा जब हमने एज्यूम किया है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये केवल तभी सत्य होगा जब थीटा 1 जो है हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है 90 डिग्री और थीटा 2 जो है हमने थीटा कंसीडर किया है, यानी कि हमें मानना है कि पहले जो हमारा विद्युत विध्रुव था वो विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री एंगल पर पड़ा हुआ है, उस 90 डिग्री से हम थीटा घुमा रहे हैं। ठीक है, उस 90 डिग्री से हम थीटा घुमा रहे हैं, तो हमने अगर ऐसा माना है तब जो हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी ये माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके कुछ केसेस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट केस लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं हम, कि थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 0 डिग्री है। तो चलिए मान लीजिए केस 1 हम लेते हैं, हमारा केस 1,
केस 1 लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम θ1 को ऑलरेडी 90 डिग्री कंसिडर करते हैं और θ2 की हम वैल्यूज़ रख के देखेंगे, ठीक है, यानी θ2 को हम अब कंसिडर कर रहे हैं 0 डिग्री। यानी कि सिंपल सी बात है, हमारा ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, θ1 को हमने 90 डिग्री कंसिडर कर लिया, स्टार्टिंग में ही हमने एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स हमने ऑलरेडी जो हमारा द्विध्रुव है उसको इस लोकेशन में रख दिया, यानी यहाँ पर +q और यहाँ पर -q, ठीक है, इसी लोकेशन में रख दिया कि ये इससे 90 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, θ1 हमारा क्या है 90 डिग्री है स्टार्टिंग में। अब हमने क्या किया, θ2 बराबर 0 किया, यानी कि इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया कि यहाँ पर आ गया ये +q और यहाँ पर आ गया -q, यानी कि हमने इसको यूँ घुमा दिया, ठीक है, यानी कि अब ई वेक्टर और जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, इसके बीच में एंगल कितना है 0। सिंपल सी बात है कि हमने θ2 जो है वो कंसिडर कितना किया है 0 कंसिडर किया है। अब देखिए सिंपल सी बात, तो u θ बराबर हमारे पास क्या है -pe cos θ, ठीक है, यानी कि ये कंसिडर कर दिया। तो अब हम θ2 के लिए कोई भी केसेस रख के चले, ठीक है, यानी θ बराबर 0 डिग्री रखें, θ बराबर 180 डिग्री रखें या θ बराबर कोई भी एंगल रखे, ठीक है, कोई भी एंगल रखे, तो उसके लिए जो है हम वैल्यूज इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों केसेस के लिए देखिए, अब θ0 रख दिया, यानी कोई भी एंगल रख दिया, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा -pe cos θ0, उस एंगल की वैल्यू रख दीजिए 30, 60 जितनी भी है, 45 जितना भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इस वाले केस के लिए करते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री किया तो हमारी u θ यानी कि क्या आ जाएगा -pe। अब देखिए cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि -pe के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने θ = 180 डिग्री रखा है, u θ = 180 डिग्री का मतलब क्या है कि -q इधर होगा, +q इधर होगा और -q इधर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर -q है और यहाँ पर +q है, ठीक है, इसका मतलब होता है क्योंकि जो p वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो एक्चुअल में माइनस से प्लस होती है, तो यहाँ पर तो p वेक्टर इस डायरेक्शन में है, p वेक्टर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर जो p वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि ये 0 डिग्री पर है और ये 180 डिग्री पर है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो अब देखिए cos 180 डिग्री भी क्या होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है, ठीक है, तो cos 180 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने रखा, मान लीजिए इस वाले केस के लिए 180 डिग्री के लिए यहाँ पर कर रहे हैं u 180 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -pe cos 180 डिग्री, ठीक है, और cos 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का pe, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सॉरी, u 180 डिग्री कितना हो जाएगा प्लस का pe, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि कैसे हम विद्युत द्विध्रुव के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो नया टॉपिक है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा था, जहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में विभवांतर के बारे में पढ़ रहे थे और सेकेंड जो हमने पढ़ लिया यहाँ तक, और सेकेंड जो पोर्शन था वहाँ पर हम संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले थे, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही, आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा था, यानी कैपेसिटर्स के बारे में, यानी कि संधारित्रों के बारे में हम यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा पोर्शन हमने कवर कर लिया है और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी हालांकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है, क्योंकि चैप्टर को हमने 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने विभव और विभवांतर के बारे में जाना है, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें हम संधारित्रों के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम संधारित्र को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, करना आपको ये है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अपकमिंग वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।